फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हम लोग शुरू करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का डिस्कशन। ये डिस्कशन कॉम्प्रहेंसिव रहेगा। जो सम्स में प्रोफेशनल एग्जाम्स के लेता हूँ वो सम्स का सिनॉप्सिस भी इधर ही लिखता हूँ। मैं रेलेवेंट एग्जाम या रेलेवेंट बुक का आपको यहाँ पे मेंशन करता हूँ। सो देयर विल बी नो डिफिकल्टी इन योर माइंड कि इसका सोर्स कहाँ से आया। सो इफ यू वांट टू गो बैक टू दैट बुक और दैट एग्जाम यू कैन डू दैट पास्ट पेपर्स में से। तो जनरली स्पीकिंग हम लोग सारा डिस्कशन करके यही प्रॉब्लम्स में पूरे सॉल्व करता हूँ। तो अगर आपने ध्यान से अगर वीडियो पूरा देखा स्टार्ट टू एंड तो आपको इसके अलावा दूसरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो 360 डिग्रीज सारे एंगल्स से हम लोग इसको कवर करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट जब देते हैं। इसमें कहीं आपको कुछ डाउट आया तो यू आर ऑलवेज फ्री टू गिव कमेंट्स। इस वीडियो में मैं व्हाट्सएप नंबर भी हमेशा दे के रखता हूँ। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने क्वेरीज भी व्हाट्सएप कर सकते हो विद इन एज सुन एज पॉसिबल, बट जनरली स्पीकिंग विद इन 24 आवर्स वी शुड बी एबल टू रिप्लाई टू यू, बट एज सुन एज पॉसिबल। बहुत बार हमारे लेक्चर्स होते हैं, हमारा दूसरा कुछ शेड्यूल होता है, तो वी मे नॉट बी एबल टू गिव दैट मच ऑफ टाइम एंड अटेंशन टू दैट, बट एज सुन एज पॉसिबल वी विल ट्राई टू रिप्लाई। एवरी सिंगल क्वेरी विल बी रिप्लाइड। ये हम लोगों ने रूल ही बना के रखा है। तो देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या कैश फ्लोज मैंडेटरी है? द आंसर इज यस, कैश फ्लोज आर मैंडेटरी फॉर कंपनीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहता है कैश फ्लो इज मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज एक्सेप्ट 1% कंपनी। 1% कंपनी मतलब ओपीसी, एक ही इंसान है फिर भी उसको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है। अर्लियर इट वॉज नॉट पॉसिबल। नए कंपनीज एक्ट ने ये आसान बना दिया। जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके प्रोविजन के हिसाब से ओपीसी 1% कंपनी बन सकती है। स्मॉल एंड डॉर्मेंट कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी मतलब उसमें कोई काम नहीं चल रहा है, वो ओपन तो है। गवर्नमेंट ने, आपको मालूम होगा, रिसेंट पास्ट में बहुत सारे कंपनीज का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पेपर पे बने हुए हैं, पड़े हुए हैं, उसका आगे कुछ हुआ ही नहीं। 5 साल से ज़्यादा उधर कुछ एक्टिविटी नहीं है। देन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक अ कॉल, ऐसा सिर्फ पेपर पे कंपनी है, उससे अच्छा हम लोग उसको बंद कर देंगे। और डायरेक्टर्स को भी सस्पेंड किया था, बाद में वो सस्पेंशन रिवोक भी किया था। सो गवर्नमेंट हैज़ टू लुक एट देम। सो डॉर्मेंट कंपनीज, अब एक कैश फ्लो जो है जो मैंडेटरी है सारे कंपनीज को एक्सेप्ट 1, 2 एंड 3, उसके लिए एक फॉर्मेट दिया है। जैसे हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो प्रिस्क्राइब कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस कैश फ्लो में 3 एक्टिविटीज़ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तीनों वर्ड्स की तरफ ध्यान देंगे। ऑपरेटिंग, दैट इज योर कोर, दैट इज योर बिजनेस। कोई टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरिंग वुड बी हिज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो उसके लिए जो खर्चा करेगा और वहाँ से जो रेवेन्यू आएगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बैलेंस शीट की अगर बात करेंगे तो फिक्स असेट्स में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट्स में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो वेयर वुड बी इन्वेस्ट, कोई भी बिजनेस कहाँ इन्वेस्ट करेगा? एक तो फिक्स असेट्स में या इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स कुड बी ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। डायरेक्टली जाकर दूसरे कंपनी का शेयर्स नहीं लेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करोगे? तो जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि फिक्स असेट्स में करोगे। आपका बिजनेस के लिए एक बरबू का एक बेसिस तैयार करने के लिए यू विल इन्वेस्ट इन फिक्स असेट्स। तो फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट होगी। इन्वेस्टमेंट्स में उसके बाद भी अगर आपके पास लिक्विडिटी रहती है तो एज एन इन्वेस्टमेंट हम लोग लेके 100 लेके रखा था, तो दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हमको क्या सिग्नल मिलता है? मतलब नॉर्मली स्पीकिंग क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज शुड बी द मैक्सिमम, मतलब कैश फ्लोज कहाँ से आने चाहिए? तो ये पॉजिटिव रहना चाहिए। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर निगेटिव होगा तो चलेगा। इसका इंडिकेशन क्या है? अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में निगेटिव है मतलब कैश बाहर गया। कैश बाहर गया, इसके लिए कोई एसेट आया। हम लोग अकाउंट्स में बेसिक जर्नल एंट्री क्या करते हैं? फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैक। फिक्स असेट आया, रियल अकाउंट का रूल यूज करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मतलब पैसा बाहर गया। निगेटिव का मतलब है निगेटिव बिजनेस के लिए निगेटिव नहीं है,
तो पैसा बाहर गया, लेकिन कहाँ गया? फॉर अक्वायरिंग फिक्स एसेट्स एक्सेट्रा। और तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। मान लीजिए इश्यू ऑफ शेयर्स, फाइनेंसिंग में एग्जांपल गिवन इश्यू ऑफ शेयर्स, आपने शेयर्स इशू किए पब्लिक को, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में वो पॉजिटिव हो गया। आपने इशू ऑफ डिबेंचर्स किया, वो भी पॉजिटिव हो गया। इन दोनों के ऊपर डिविडेंड दे दिया या इंटरेस्ट दे दिया, तो ये छोटा सा निगेटिव है। 100 रुपया मैं दूंगा किसी से, तो 10 या 12 रुपये का इंटरेस्ट या डिविडेंड दूंगा, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव कैसा? आपके डिबेंचर्स चल रहे थे, आपने नए शेयर्स ले लिए और डिबेंचर्स को रीपे कर दिया। आपने नए शेयर्स लोगों को बांट दिए, पैसा आया शेयर्स का, और डिबेंचर्स का पैसा रीपे किया। रीपे मतलब निगेटिव, निगेटिव इन द सेंस कैश आउट। पॉजिटिव का मतलब है कैश इनफ्लो। तो कैश अंदर आया तो हम लोग जनरली पॉजिटिव, और बाहर गया तो हम लोग जनरली निगेटिव का साइन रखते हैं। तो ये ऐसा होना चाहिए। ये मैं उसका लास्ट इफेक्ट में बता रहा हूँ आपको एनालिसिस के लिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अगर निगेटिव है कैश फ्लो, मान लीजिए इनकम से खर्चा ज़्यादा है, तो आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे कि ये बिजनेस लॉस में है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर पॉजिटिव दे रहे हैं तो अच्छी बात है। आइडियली क्या होना चाहिए मैं बता रहा हूँ। आगे बढ़ते। देयर आर टू मेथड्स, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। प्लीज रिमेंबर, इसमें से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है उसमें ही ये फर्क है। इन अदर वर्ड्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जो कैश फ्लो बनेगा वो दोनों मेथड्स के लिए सेम बनेगा। तो डायरेक्ट मेथड है और इनडायरेक्ट मेथड है, ये दोनों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के ही फर्क होंगे। देयर विल बी नो डिस्टिंक्शन, देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी अंडर बोथ दीज मेथड्स। तो हम लोगों को दोनों मेथड्स करने हैं। कभी कभी एग्जामिनर आपको बताएगा solve this problem from indirect activity or rather indirect method, so you will have to solve it accordingly. वहाँ पे आपने डायरेक्ट मेथड से किया तो काम नहीं होगा, मार्क्स मिलेंगे नहीं। so we have to follow strictly, मतलब कॉलेज में भी कैश फ्लोज का आपको टॉपिक आएगा, तो वहाँ के लिए भी ये रिलेवेंट है सारे बेसिक्स। एग्जीक्यूटिव में, फाइनेंस में, सब जगह पे कैश फ्लोज जहाँ जहाँ टॉपिक आएगा वहाँ पे बेसिक्स आपके हैं तो आप आगे बढ़ सकते हो। एनीवेज, सो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, ये दो मेथड्स है। लेट अस सी। पहले का नाम है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अंडर डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट मेथड कैसा आएगा, इसका फ्लो क्या है मैं बता रहा हूँ। कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स, मतलब जो हम लोग टिपिकली अकाउंट्स में डेटर्स अकाउंट बनाते हैं, तो डेटर्स अकाउंट कैसे बनता है? सन्ड्री डेटर्स अकाउंट में क्या क्या होता है? कैन यू जस्ट विजुअलाइज? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू क्रेडिट सेल्स, बाय बैंक, बाय डिस्काउंट, बाय बिल्स रिसीवेबल, ऐसा करके हम लोग डेटर्स का अकाउंट बनाते हैं। वैसे वाला ही अकाउंट यहाँ पे बनेगा। तो कैश कितना आया बाय बैंक, हमको इंटरेस्ट क्या है कैश फ्लोज में? बैंक में पैसा डेटर से कितना आया, कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स, इतना ही हम लोग देख रहे हैं। कैश पेड टू सप्लायर्स एंड कैश पेड टू एम्प्लॉयज। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव का साइन किया है। पॉजिटिव का साइन मतलब कैश इनफ्लो, और नेगेटिव का साइन कैश पेड टू सप्लायर्स। आपने आपके क्रेडिटर्स को पैसा देना पड़ेगा। पेमेंट टू एम्प्लॉयज, आपके एम्प्लॉयज आपके लिए काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी देना पड़ेगा। सो दीज टू आर इंडिकेटेड एज निगेटिव। निगेटिव का मतलब निगेटिव कंसेप्चुअली नहीं, ये कैश आउटफ्लो डिनोट करता है, इसके लिए निगेटिव, और ये कैश इनफ्लो डिनोट करता है, इसके लिए पॉजिटिव। नेक्स्ट वही चीज इनडायरेक्ट मेथड में वी स्टार्ट फ्रॉम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी ये डायरेक्ट मेथड था, डायरेक्ट मेथड में ऐसा आएगा फ्लो, और इनडायरेक्ट मेथड में ऐसा आएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही फर्क पड़ेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, और वो क्या फर्क है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सो कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स माइनस कैश पेड टू सप्लायर्स माइनस पेमेंट टू एम्प्लॉयज। अंडर इनडायरेक्ट मेथड नेट प्रॉफिट फ्रॉम बिफोर टैक्स, NPBT का मतलब क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वहाँ से शुरुआत करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में ऊपर से शुरुआत किया हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से,
और यहाँ पे नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो एंड पॉइंट है वहाँ से शुरुआत किया। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट्स। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विजुअलाइज करिए, ये नेट प्रॉफिट आया है। हम लोगों को कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो अगर यहाँ पे कुछ नॉन ऑपरेटिंग है या यहाँ पे कुछ नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश, तो हम इसको रिमूव करेंगे। क्यों? बिकॉज द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नॉन ऑपरेटिंग खर्चे का सबसे बढ़िया एग्जांपल है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर। डेप्रीसिएशन जब हम लोग P&L के डेबिट साइड में डालते हैं, एक असेट आपने 100 रुपीज़ का ले लिया है जो नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए यूज करेंगे, तो एवरी ईयर वी पुट 10 रुपीज ऑफ डेप्रीसिएशन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सो 10 एवरी ईयर, तो हर साल 10 रुपया गया है क्या? द आंसर इज नो। आपने 100 रुपीज़ का असेट 0 ईयर में मतलब एट द बिगिनिंग लिया था, जब एसेट लिया था तो आपने इन्वेस्ट किया था, मतलब कैश फ्लो के एंगल से मैं बोल रहा हूँ। तो जो 100 है वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आएगा जब हम लोगों ने एसेट लिया, और हर साल का डेप्रीसिएशन है, दैट इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर। तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर का सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है वो है डेप्रीसिएशन। तो वहां से मैं निकाल लूंगा नॉन कैश आइटम डेप्रीसिएशन, मैंने निकाल दिया, या फिर गुडविल रिटर्न ऑफ, ऐसा अगर एंट्री होगा P&L के डेबिट साइड में, तो ये मैं निकाल दूंगा। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉन कैश। नॉन ऑपरेटिंग में सबसे बढ़िया एग्जांपल है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। फिक्स असेट सेल करना, क्या ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो सकता है? द आंसर इज नो। कंपनी को लिक्विडिटी चाहिए तो वो फिक्स असेट अपना सेल करेगा। सो नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए फिक्स असेट सेल करने का जरूरत नहीं है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट इज कैश आइटम है, लॉस या प्रॉफिट, लेकिन वो नॉन ऑपरेटिंग इन नेचर है। हम लोगों का ऑब्जेक्टिव ए में क्या है? हम लोगों का ऑब्जेक्टिव ए में टू फाइंड आउट ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो आया। इसके लिए हम लोग इसको रिमूव करते हैं। As soon as you remove something from the debit side, डेबिट साइड से एकदम सिंपल सोच है इसके पीछे। हम लोगों ने नेट प्रॉफिट से शुरुआत की है। P&L के डेबिट साइड से कुछ भी रिमूव हो गया, प्रॉफिट्स के ऊपर क्या असर होगा? ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। P&L डेबिट साइड मतलब एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को मैंने निकाल दिया तो प्रॉफिट्स के ऊपर क्या असर होगा? प्रॉफिट्स विल इंक्रीज। अगर खर्चा कम हो गया, आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। तो अगर P&L के डेबिट साइड के आइटम्स वेदर दे आर नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश, दोनों का एक एक एग्जांपल दिया है मैंने, डेप्रीसिएशन और यहाँ पे दिया है एग्जांपल लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट। तो ये दोनों अगर हम लोगों ने P&L के डेबिट साइड से निकाल दिए तो क्या होगा? प्रॉफिट में वो ऐड होगा, तो कैश फ्लोज अपने बढ़ेंगे। और अगर वो क्रेडिट साइड से होंगे तो हम लोगों के पास से ये कैश कम होगा। इन अदर वर्ड्स, इसके चेंजेस, इसके एडजस्टमेंट, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? ADJ मतलब एडजस्टमेंट, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग चीजों के एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। तो वी स्टार्ट ऑफ फ्रॉम नेट प्रॉफिट, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट्स हम लोग कर लेंगे। गेन्स और लॉसेस ऑफ ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार। सो दैट विल आल्सो बी रिमूव्ड। और चेंजेस इन करंट असेट्स और लायबिलिटीज, ऐसा करके चेंजेस इन करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज मतलब चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस होंगे उसकी वजह से भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है वो कैश फ्लो। डेटर्स से पैसा आया, क्रेडिटर्स को पैसा दिया, आपके अक्रूड एक्सपेंडिचर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ
करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का स्टेटमेंट बनाएंगे बिकॉज दे आर ऑब्वियसली क्लोजली कनेक्टेड विद द ऑपरेशंस। जैसा ऊपर हम लोगों ने डेटर्स का और सप्लायर्स का बात किया था एज फार एज डायरेक्ट मेथड इज कंसर्न, इनडायरेक्ट मेथड में चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल से हम लोग वही गेज करते हैं, वही मेजर करते हैं, लेकिन उसका मेथड अलग है। अल्टीमेटली आंसर वेदर यू आर फॉलोइंग डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर सेम ही आएगा। यू विल गेट द सेम आंसर वेदर यू आर अप्लाइंग डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन उसके कुछ रूल्स है, कुछ प्रिंसिपल्स है जो मैं थोड़ी देर के बाद डिस्कस करूंगा या नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा। फॉर्मेट क्या है? नाउ दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर डिस्कशन। उसके बाद हम लोग सम सॉल्विंग करना शुरू करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, इसके सामने मैंने पॉजिटिव लिखा है। डेटर्स से पैसा आया, हमारे कस्टमर्स से पैसा आया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, माइनस कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज, इसमें पैसा गया। क्रेडिटर को हम लोग पैसा देंगे कि नहीं, जिससे माल लिया है, जिससे रॉ मटेरियल्स लिए हैं, जिससे ओवरहेड्स खर्चे किए हैं, उनको पैसा देना पड़ेगा। सो कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज इज इक्वल टू कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, माइनस इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड इधर भी आएगा डायरेक्ट मेथड में और इनडायरेक्ट मेथड में भी आएगा। इनकम टैक्स पे, इनकम टैक्स क्यों पे करेंगे? इनकम है करके। इनकम है कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इसके लिए इनकम टैक्स पेड भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही होगा। कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ए में क्यों है ये समझने की कोशिश करो। एग्जाम्पल दिया है, प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट। अर्थक्वेक की वजह से डिजास्टर हो गया और आपके सेटलमेंट के लिए कुछ पैसा आपके जेब में आया, तो आप बोलेंगे ये चीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैसे कनेक्टेड है? तो ऐसा विजुअलाइज करिए, ये अर्थक्वेक आपका फैक्ट्री जहाँ पे है वहाँ पे आ गया था और उसकी वजह से फैक्ट्री का नुकसान हो गया। इसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने या गवर्नमेंट ने किसी ने कॉम्पेंसेशन दिया। अभी दिस इज इन लिeu ऑफ, दिस इज इन प्लेस ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट। ये क्यों इसमें आ गया, ये आपको इसका रीजन समझ में आ गया। इट इज इन लिeu ऑफ, इट इज इन प्लेस ऑफ। अगर मेरा फैक्ट्री चलता था तो मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो लेता था। फैक्ट्री का नुकसान हो गया अर्थक्वेक की वजह से, इसके लिए मैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, अर्थक्वेक बार बार तो होता नहीं है, कभी कभार होगा, सो इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। लेकिन उसका कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्यों आ गया समझ में आया? इट इज इन प्लेस ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव पुट इट हियर। ऐसा करके नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये ए आ गया। फिर बी स्टेटमेंट में चलते हैं। बी स्टेटमेंट में या सेकंड स्टेटमेंट में हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करने वाले हैं, तो उसका डिटेल्स देखते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब है परचेज ऑफ फिक्स असेट। अगर फिक्स असेट परचेज किया तो कैश चला जाएगा, इसके लिए इधर माइनस लिखा है। सेल ऑफ इक्विपमेंट, प्लांट एटसेट्रा, या सेल ऑफ फिक्स असेट। सेल मतलब पैसा आया। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, हम लोग जहाँ कहीं इन्वेस्ट करेंगे वहीं से हमको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ डिविडेंड मिलेगा। कंपनी के शेयर्स में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो वहाँ से डिविडेंड आएगा। इन्वेस्टमेंट माइनस कैश आप बाहर गया, इन्वेस्टमेंट टू बैंक। लेकिन इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड, इसमें क्या होगा? इंटरेस्ट आया तो कैश इनफ्लो, डिविडेंड पैसा आया कैश इनफ्लो। हम लोगों को प्रॉफिट लॉस वगैरह कुछ सोचने का नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में एकदम सिंपल है, पैसा आया या पैसा गया, ये पहले हम लोग डिसाइड कर लेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग डिसाइड करेंगे ये किस वजह से आया है, व्हाट इज द रीजन व्हाई दिस हैज कम। सो क्लासिफिकेशन बिटवीन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मान लीजिए शेयर्स में इन्वेस्ट करना आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, मतलब वो सेकंड में जाएगा। लेकिन वही अगर कोई एनबीएफसी होगा, उसका काम ही है लोगों से पैसा ले लो और इधर उधर इन्वेस्ट करो, तो उसके लिए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। पैसा लेंड करना
या पैसा एफडी में इन्वेस्ट करना, ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बैंक के लिए क्या है? बैंक के लिए ये ऑपरेटिंग बिजनेस है। तो जो नेचर ऑफ बिजनेस है उससे तय होगा। तो और एक एग्जांपल देता हूँ, परचेस ऑफ ज्वेलरी। परचेस ऑफ ज्वेलरी आपके लिए क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लेकिन ज्वेलर के लिए क्या है? वही चीज स्टॉक्स परचेस किया उसने, so he will think about it as a stock, he will not think about it as an investment. So it is all dependent on what type of work you are conducting, what type of business you have, उसके बेसिस पे हम लोग ये करेंगे। Immediately hereafter A हुआ है, B हुआ है, मैं आपको C भी इसके बाद immediately दिखाऊंगा। So let us continue learning the format of cash flow. A और B हुआ है, अभी C की बात करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हाउ विल वी फाइनेंस अवर बिजनेस? अगर आपने शेयर्स इशू किए, डिबेंचर्स इशू किए या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स किए, उसकी वजह से आपको कैश आएगा। हम लोग सिर्फ यही बॉदर करेंगे इस टॉपिक में, पैसा आया है या पैसा गया है। पैसा आएगा तो प्लस मतलब पॉजिटिव, और पैसा गया है तो माइनस। अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन रीपे कर दिया तो वो माइनस होगा। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जो वर्किंग कैपिटल का लोन होगा उसका प्लस माइनस हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेते हैं, क्योंकि वो वर्किंग कैपिटल मतलब ऑपरेशन से रिलेटेड है, और इसके लिए मैंने स्पेसिफिकली वर्ड्स यूज किए हैं लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? वर्किंग कैपिटल मतलब विद इन 1 ईयर। तो बैंक से ओवरड्राफ्ट लेते हैं हम लोग ऑपरेशंस के लिए, उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट भरते हैं तो वो ए में जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और अगर बैंक से हम लोगों ने टर्म लोन लिया है 5 साल का या 7 साल का, तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट हम लोग इधर लेंगे। तो डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड यहाँ पे आएगा, ये माइनस है। रीपेमेंट ऑफ लोन्स ये माइनस है, माइनस मतलब कैश बाहर गया। ये होने के बाद ए, बी और सी। ए है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और सी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन तीनों का टोटल ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड। इन तीनों का टोटल अपने आप मैच करेगा ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैंक बैलेंस से। कैश और बैंक बैलेंस के अलावा यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट लिखा है। कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? इट इज एज गुड एज कैश। आपके पास गोल्ड है, आप एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट में जाके गोल्ड बेच के पैसा जनरेट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज कैश इक्विवेलेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जिनको कहेंगे, इजीली लिक्विडेबल। आपने क्लिक ऑफ अ बटन कर दिया मंडे को, वेडनेसडे को आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है। दीज आर कॉल्ड एज कैश इक्विवेलेंट्स। They are not cash items, but they are as good as cash. They can be converted into cash at any given point of time, at your own will. So इसके लिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग एट द एंड, ये दोनों अमाउंट्स लिखेंगे तो ये अपने आप टैली होगा। टैली करना ऐसे अलग से जरूरत नहीं है। ओपनिंग बैलेंस लिखा, क्लोजिंग बैलेंस लिखा, ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो हम लोगों ने कहीं मिस्टेक की है, तो स्टूडेंट को जाके वापस ए, बी और सी तीनों स्टेटमेंट्स देखने पड़ेंगे अगर ये मैच नहीं हो रहा है। आगे बढ़ो। लेट अस स्टार्ट विद इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशंस का मतलब है टॉपिक समझने के लिए हमको कुछ सम्स करने हैं ऑन आवर ओन, ये हम लोग अभी करेंगे। मैंने सिलेक्ट किया है सीएस का मॉड्यूल, सारे बेसिक्स से लेकर उन्होंने सम्स दिए हैं, तो सीएस के मॉड्यूल से हम लोग कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे। तो उनका इलस्ट्रेशन 1, और ये सारे मॉड्यूल्स आप डाउनलोड कर सकते हो उस रेलेवेंट इंस्टीट्यूट से, उनके वेबसाइट से। तो आपको चाहिए तो हम लोग वो इसका पेज नंबर वगैरह वो भी हम लोग कमेंट पे लिख सकते हैं, लेकिन यू कैन गो देयर, यू कैन फाइंड द चैप्टर ऑफ कैश फ्लो एंड यू कैन स्टार्ट विद सॉल्विंग। ये किसी बुक का रेफरेंस इसके लिए लेना पड़ेगा विद ऑब्वियसली ड्यू थैंक्स टू दैट रेलेवेंट इंस्टीट्यूट। जैसे इंस्टीट्यूट अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग भी यहाँ पे फ्री मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल करके इनडायरेक्टली डायरेक्टली स्टूडेंट्स की मदद ही कर रहे हैं। तो इसके लिए विद ड्यू एक्नॉलेजमेंट ऑफ थैंक्स टू द इंस्टीट्यूट हम लोग उनके सम्स ले रहे हैं। हम लोग कहीं भी ये नहीं बता रहे हैं, कहीं अपने को झूठ से काम नहीं करना है। वट एवर वी आर डूइंग, वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट, वी आर वेरी फेयर टू द स्टूडेंट्स, सो वी शुड ऑल्सो बी फेयर टू द इंस्टीट्यूट। दैट इज द लॉजिक। सो लेट अस स्टार्ट। कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दिया है, एट द बिगिनिंग और एट द एंड का हमने सिचुएशन देख रहे हैं। बिल्स रिसीवेबल्स, डेटर्स, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सारे वर्किंग कैपिटल के आइटम्स दिए हैं। लास्ट लाइन जो है प्रॉफिट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 7,000 रुपीज दिए। तो अभी वर्किंग कैपिटल के चेंजेस इन, बाद में हम लोग ऐसा लिखेंगे, डेल्टा मतलब चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो उसके रूल्स क्या है वो समझना जरूरी है, और वो रूल्स क्यों आए ये भी मैं आपको समझाऊंगा। मतलब वो लॉजिकली आप एस्टैब्लिश करोगे तो आपको मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, रिडक्शन ऑफ कैश। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए दीज आर करंट असेट्स, दीज आर करंट लायबिलिटीज, द डिफरेंस इज वर्किंग कैपिटल। सबको पता है वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज वर्किंग कैपिटल। तो अगर करंट असेट्स ऊपर जाते हैं तो ये गैप बढ़ेगा। गैप बढ़ेगा का मतलब क्या है, जो कोई बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, उसको अपने जेब से और वर्किंग कैपिटल लगाना पड़ेगा। He will have to pump in some more working capital. So करंट असेट्स अगर ऊपर जाते हैं, करंट असेट्स अगर ऊपर जाते हैं तो गैप बढ़ेगा। जैसे ही गैप बढ़ेगा आप क्या सोचोगे, फंड्स विल हैव टू बी पम्प्ड इन, इसका मतलब है कैश गया। आप विजुअलाइज करिए फिर, इंक्रीज इन करंट असेट, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, रिडक्शन इन कैश। डिक्रीज इन करंट असेट, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन कैश। अगर ये ऐसा है और उसको मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, उसको मैं कम करता हूँ, तो क्या होगा, गैप कम हो गया। गैप कम हो गया मतलब, गैप कम हो गया मतलब अपना कैश फ्लो बढ़ गया। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ ये रूल समझाने के लिए, सबको समझेगा। मान लीजिए 100 रुपए का डेटर है आपके पास, एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ, इससे सिंपल और कुछ नहीं। और क्लोजिंग में उसका 25 रुपीज। अभी डेटर इज अ पार्ट ऑफ करंट असेट्स, ये सबको मालूम है। डेटर क्या है, डेटर इज अ पार्ट ऑफ करंट असेट्स। वो कम हो गया, जो ओपनिंग में 100 था डेटर, वो 25 हो गया, तो बैलेंसिंग फिगर 75 आ गई। ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। डेटर का अकाउंट कम क्यों करेंगे आप, 100 के सामने 75 का तो डिस्काउंट नहीं देंगे। दैट मीन्स that much of cash must have been received from him। तो यहाँ पे मैं कैश लिखता हूँ। ये क्या हुआ, डेटर कम हो गया, डेटर कम हो गया, करंट असेट्स कम हो गए, इंक्रीज इन कैश। समझ में आ गया ये एग्जांपल। रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू इंक्रीज इन कैश। दूसरा एग्जांपल देते हैं। एक आपके पास क्रेडिटर है 1000 रुपए का, और उसका बैलेंस एट द एंड 0 है, उसके बाद उसका कुछ ट्रेड नहीं हुआ। व्हाट विल दैट इंडिकेट टू अस, ये 1000 रुपया क्या किया, ये 1000 रुपया हम लोगों ने रीपे किए होंगे। We must have paid it back to him. That's why the balance is zero. तो जो करंट लायबिलिटी है, अगर करंट लायबिलिटी कम हो गया, आगे का रूल लिखता हूं मैं, इसे आपको कंसेप्ट समझाने के लिए 2 एग्जांपल्स दिए थे। करंट असेट्स इंक्रीज, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज, रिडक्शन इन कैश। यहाँ पे मैंने जस्ट थियोरेटिकली एक रेफरेंस देके रखा है। वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। करंट असेट में हमारे जेब से बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए लगा हुआ पैसा,
और करंट लायबिलिटीज मतलब मुझे मिला हुआ क्रेडिट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए, जो क्रेडिटर मुझे क्रेडिट पीरियड देगा, लेबर को मैं 1 महीने के बाद पेमेंट करूंगा, ओवरहेड्स को मैं 2 महीने के बाद पेमेंट करूंगा, ये करंट लायबिलिटी हो गई। अभी नहीं, 1 या 2 महीने के अंदर देनी है, दैट इज अ करंट लायबिलिटी। और करंट असेट क्या है? मेरा पैसा अटका हुआ डेटर्स के पास, उसने मुझे बिल्स रिसीवेबल दिए हैं, उनमें प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड इंश्योरेंस जैसा होता है, नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस भी अभी करके रखना पड़ा। ऑल दीज आर करंट असेट्स। सो इंक्रीज इन करंट असेट्स ये गैप है। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज रिडक्शन इन कैश। इसके लिए मैंने 2 एग्जांपल्स आपको दिए थे, ये दोनों रूल्स अप्लाई करने के लिए। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, रिडक्शन इन कैश। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल विल बी इंक्रीज इन कैश। आगे बढ़ते हैं। करंट लायबिलिटीज बढ़ गए तो क्या होगा? वो गैप कम होगा। अगर गैप कम होगा तो हमारा कैश बढ़ गया। एंड लास्ट रूल, करंट लायबिलिटीज कम हो गए, क्रेडिटर्स को आपने पैसा दे दिया, पैसा दे दिया मतलब कैश गया बिजनेस से बाहर, गैप बढ़ गया। गैप बढ़ेगा तो पैसा जाएगा, बस इतना याद रखिए। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज रिडक्शन इन कैश, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज इंक्रीज इन कैश। बस ये याद रखा तो काम हो गया। तो अभी हम लोग इसमें से वर्किंग कैपिटल में से ये करंट असेट है, करंट असेट है, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, प्रीपेड इज करंट असेट, accrued income और income received in advance, income received in advance is current liability। तो accrued income मिलने वाला है, अभी मिला नहीं है, मंथ पूरा हो गया, मंथ पूरा हो गया तो सैलरी आपका अक्रू हो गया, लेकिन आपका सैलरी 7 तारीख को मिलेगा, तो इनकम इज अक्रूड, रिसीवेबल है सैलरी आपके लिए, तो वो आपका करंट असेट है। मिलेगा कब? 7 तारीख। जैसा ही मंथ खत्म होगा आपके दिमाग में विचार आएगा, अक्रूड मतलब क्या? आपके दिमाग में विचार आएगा, ओके दिस मंथ इज कंप्लीट, नाउ माय सैलरी इज क्रेडिटेड इन माय हेड फर्स्ट, दैट इज अक्रूड, अक्रूड इनकम। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है? किसी अप्रैल से शुरू होने वाले कोर्स के लिए इंस्टीट्यूट ने मार्च महीने में पैसा ले लिया, अप्रैल से लेके वो नेक्स्ट 6 महीने में चलेगा, सो दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर इनकम फॉल्स इनटू द नेक्स्ट ईयर, हाउएवर इट हैज बीन कलेक्टेड इन एडवांस। तो 2 जर्नल एंट्रीज इसमें आते हैं, ऐसे ही बता रहा हूँ रेफरेंस के लिए। पैसा तो आज आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, तू इनकम लिख नहीं सकता, व्हाई? बिकॉज इट इज एक्चुअली इनकम ऑफ द नेक्स्ट ईयर, फीस जो कुछ होगा वो इनकम ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो तब तक मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको डीम्ड पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो ये डीम्ड पर्सनल अकाउंट आ गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और हमको अकाउंट्स का एक बेसिक मालूम है, सारे लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये लायबिलिटी हो गई। नेक्स्ट ईयर में, दिस ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर में एंट्री क्या होगी? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अभी वो एडवांस दिखाने की जरूरत नहीं है, बैंक टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस टू इनकम, ये करंट ईयर और ये नेक्स्ट ईयर। तो ये सब इसके लिए बेसिक्स बताए। कुछ लोगों को शायद कंफ्यूजन हो सकता है, इनकम अक्रूड और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसके लिए थोड़ा सा एलेबोरेशन यहाँ पे किया। So let us deal with the changes. डायरेक्टली मैं कैश फ्लो लिखता हूँ, कैश फ्लो पॉजिटिव और नेगेटिव। करंट असेट कम हो गया, बिल्स रिसीवेबल, करंट असेट अगर कम हो गया, आप विजुअलाइज करते जाओ, करंट असेट कम हो गया मतलब गैप कम हो गया, गैप कम हो गया तो अपना कैश फ्री हो गया। अगर पॉजिटिव है तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, निगेटिव अगर है तो उसको ब्रैकेट डाल। यहाँ पे करंट असेट बढ़ गया, करंट असेट कम हो गया मतलब कैश आया,
करंट असेट बढ़ गया मतलब गैप बढ़ गया, सिंपल। इसका मतलब है ये होगा 250 निगेटिव। करंट लायबिलिटी बढ़ गया तो गैप कम हो गया, गैप कम हो गया तो हमारा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम हो गया। और अगर करंट लायबिलिटी कम हो गया, करंट लायबिलिटी कम हो गया मतलब गैप बढ़ गया, तो हमारा 200 रुपया गया। करंट लायबिलिटी बढ़ गया, वापस एक बार करंट लायबिलिटी बढ़ गया, आप ये विजुअलाइज करते रहो। और करंट असेट कम हो गया, करंट असेट अगर कम हो गया तो भी गैप कम हो जाएगा, कैश फ्लो बढ़ेगा। करंट असेट बढ़ गया, कैश आउटफ्लो। करंट लायबिलिटी कम हो गया, करंट लायबिलिटी अगर कम हो गया 80 का, तो ये भी होगा आपका कैश आउट। तो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का टोटल कर लेंगे। थ्री टेन cash flow from operating activities will be profits, that is 7,000, plus changes in working capital 310, the total, A का टोटल, इसको A का टोटल बोलेंगे हम, जानते हैं ना, A plus B plus C is equal to the changes in cash flows during the year, 731